जय हिंद दोस्तों, मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए हम करेंगे अगला पेपर, ठीक है। और देखिए इस पेपर में जैसे कि मैंने बताया है, हमें जो सबसे पहले करना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जीके वाला पार्ट करेंगे। उसके बाद बेटा जनरल साइंस का पार्ट करेंगे और उसके बाद मैथमेटिक्स और किसका करेंगे, रीजनिंग का करेंगे। तो ये हम क्या है कि बेटा पार्ट वाइज करेंगे और ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जीके जीएस में क्या है, आपको यदि क्वेश्चन आता है तो आप देखते ही टिक लगा लगा सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स और रीजनिंग में ऐसा नहीं है। कई बार क्वेश्चन आपको आता है, गलत हो जाता है, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा। तो इसलिए हम सबसे पहले करेंगे जीके वाला पोर्शन। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी को शेर ए पंजाब कहा जाता है। देखो शेर ए पंजाब दो है, ध्यान रखना, एक महाराजा रणजीत सिंह भी है, महाराजा रणजीत सिंह भी है, उनको भी क्या कहा जाता है बेटा, शेर ए पंजाब कहा जाता है। भगत सिंह जी को ध्यान रखना शहीद ए आजम कहा जाता है, शहीद ए आजम। तो कई बार आता है ये क्वेश्चन भी कि निम्न में से शहीद ए आजम कहा जाता है, तो शहीद ए आजम किसको कहा जाता है, भगत सिंह को कहा जाता है। लाला लाजपत राय, ध्यान रखना, लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब कहा जाता है। ध्यान रखना किसको, लाला लाजपत राय को, जिन्होंने की स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इसके बाद चलिए आगे, टीपू सुल्तान कहां का शासक था। देखो बेटा टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था, हैदर अली। हैदर अली क्या था बेटा, प्रारंभ में तो एक साधारण सैनिक था, लेकिन अपनी योग्यता के दम पे ये मैसूर का शासक बना, मैसूर का शासक बना। तो जब सीधी सी बात है हैदर अली मैसूर का शासक बना है, तो उसका जो बेटा है टीपू सुल्तान, तो वो भी कहां का होगा, मैसूर का होगा बेटा। कहां का होगा, मैसूर का है, ध्यान रखना। इसके बाद चलिए आगे, गोवा कब स्वतंत्र हुआ। देखो बेटा गोवा की मैं आपको कई एग्जाम में बता चुका हूं, बहुत बार एग्जाम में आया है। गोवा पे क्या था बेटा, 1510 से 1961 तक पुर्तगालियों का राज्य था। किसका था, पुर्तगाली, पुर्तगालियों का राज्य था। लेकिन 1961 में भारतीय सेना ने वहां पे ऑपरेशन विजय किया और कुछ ही घंटों में जो पुर्तगाली सेना है उन्होंने सरेंडर कर दिया, और इस तरह से जो पुर्तगाल के अधीन जो गोवा था, तो गोवा पूरी तरीके से भारत के कंट्रोल में आ गया। तो ये कब की बात है, 1961 की बात है। तो कई बार आता है बेटा, कौन सा ऑपरेशन चलाया था वहां पर, ऑपरेशन विजय चलाया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां है। देखिए बेटा एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है, तो देखो बेटा ये आपका एक ध्यान रखना, यूरोप में, और एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान रखना नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये गैर सरकारी संगठन है जो कि मानवाधिकारों के लिए कार्य करता है, और इसका जो मुख्यालय है वो आपका लंदन में स्थित है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है, तो कहां पर है इसका मुख्यालय, आपका लंदन में। ध्यान रखना ये एक गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट बॉडी है, और जो मानवाधिकारों के लिए कार्य करता है। इसके बाद चलिए आगे, गोबी नृत्य भारत के किस राज्य का है। देखो बेटा केरल की बात करें तो केरल में नृत्य कौन सा है, एक तो आपका कथकली। कर्नाटक की बात करें, देखो बेटा केरल की बात करें तो केरल का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है, कथकली है। इसके बाद कर्नाटक की करें तो कर्नाटक का है यक्षगान और गुल्लू कुनिश, यक्षगान और गुल्लू कुनिश, ये आपका कहां का है बेटा, कर्नाटक का है। तमिलनाडु का जो प्रसिद्ध है वो भरतनाट्यम है। तो ध्यान रखना गोभी अब कहां का बचा, आंध्र प्रदेश का। ध्यान रखना गोभी नृत्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है, तो गोभी नृत्य भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश का बेटा एक और है बाथाकम्मम, बाथाकम्मम, ये एक नृत्य और है जो वहां का प्रसिद्ध नृत्य है। लेकिन कई बार जो क्वेश्चन आता है वो आपका किसका पूछा जाता है, गोबी नृत्य का पूछा जाता है। जैसे असम का बिहू है, कथक उत्तर भारत का है, ठीक है, गरबा गुजरात का है, घूमर राजस्थान का है, झुमरी आपका बिहार का है। तो मैं आपको इन नृत्यों के बारे में बता चुका हूं सारी चीजें। इसके बाद चलिए आगे, इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है। देखो बेटा इंटरपोल का मुख्यालय कहां पे है, तो देखो बेटा इंटरपोल की जो स्थापना है वो 1923 में हुई थी। कब हुई थी, 1923 में हुई थी। आज लगभग ये देखो इसका क्या है बेटा, इसका जो काम है वो मेन क्या है, इसको अंतरराष्ट्रीय बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय
आपराधिक पुलिस संघ। इसका काम क्या होता है बेटा, जो भी एक तरीके से आपराधिक गतिविधियां जो भी हो रही हैं उनको रोकने के लिए ये एक तरीके से पुलिस की मदद करती है। और लगभग ये बेटा लगभग 200 कंट्रीज में 194 से ऊपर कंट्रीज हैं, लगभग ये 194 से अधिक जो कंट्रीज हैं वहां पे काम करती है। और ध्यान रखना बेटा एक गवर्नमेंट बॉडी है कि ये, और इसका जो मुख्यालय है वो आपका लियोन में है। और लियोन कहां पे है आपका, फ्रांस में है। ध्यान रखना लियोन है, लियोन कहां पे, फ्रांस में, ध्यान रखना। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है आपका, लियोन में, फ्रांस में। ध्यान रखना ये जो आपराधिक नियंत्रण में पुलिस की सहायता करती है, ध्यान रखना अपराध नियंत्रण में क्या करती है, पुलिस की सहायता करती है, पुलिस की सहायता करती है। तो इसके बाद चलिए आगे, निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है। देखो महाराष्ट्र, मुंबई बिल्कुल बेटा, तमिलनाडु में भी है, उड़ीसा में है, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि कोई भी इसका समुद्र तट नहीं है। तो कई बार आते हैं बेटा क्वेश्चन, कई बार सिटी के आ जाते हैं कि कौन सी सिटी कोस्टल सिटी है यानी कि समुद्र के किनारे, और कौन सी समुद्र के किनारे नहीं है, तो वो चीज भी आपको याद रखनी है। चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान हिनफांग किसके शासन काल में आया था। देखो ध्यान रखना बेटा चंद्रगुप्त के टाइम पे एक चीन का यात्री था फायान, वो आया था। और सबसे पहले जो चीन का यात्री आया था वो फायान ही था। और उसके बाद हिनफांग आया था। हिनफांग आया था बेटा आपके हर्षवर्धन के समय में। किसके समय में, हर्षवर्धन के समय में। समुद्रगुप्त को बता चुका हूं मैं, ये भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि भारत का नेपोलियन इसलिए कहते हैं इसने पूरे भारत को जीता था और अपने जीवन में कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा था। समुद्रगुप्त ने ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने लगभग 80 युद्ध जीते थे। और सिक्कों पर वीणा बजाते हुए इनको, इनकी आकृति है बेटा, सिक्कों पर कई बार आता है वीणा बजाते हुए कौन सा शासक है, तो सिक्कों पर वीणा बजाते हुए कौन सा शासक है, वो आपका समुद्रगुप्त है। और ये बेहतरीन सेनापति थे, बेहतरीन राजा थे, इसी वजह से इनको बेटा भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बाद चलिए आगे, भटनागर अवार्ड। देखो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है, वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखना बेटा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में, प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट कार्य करने को, उत्कृष्ट कार्य करने को, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट कार्य करने को भटनागर अवार्ड दिया जाता है। ध्यान रखना। तो रंगमंच, साहित्य, फिल्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इनमें से कोई नहीं। देखो बेटा अवार्ड के लिए और खेलों के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। आप जीके जो प्लेलिस्ट है बेटा जीके में पार्ट 1 पे जाइएगा, और पार्ट 1 के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप बेटा पार्ट 1 में जाओगे तो शायद खेलों से संबंधित क्वेश्चन है, और जो पार्ट 2 है उसमें मैंने अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन डाले हैं। और ध्यान रखना बेटा अवार्ड से संबंधित जो क्वेश्चन है वो एक बार अच्छे से जरूर देख लेना, क्योंकि मिलिट्री में अभी जब आप पेपर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक क्वेश्चन आपका खेल से भी आता है बेटा और एक क्वेश्चन आपका अवार्ड से भी आता है। तो वो 2 वीडियो है, एक बार अच्छे तरीके से देख लेना। अर्थशास्त्र किसने लिखी। देखो बेटा अर्थशास्त्र ये एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि चाणक्य ने लिखी। चाणक्य या कौटिल्य भी बोल देते हैं बेटा, इसका नाम मैंने बताया था, चाणक्य या कौटिल्य एक ही है। अरस्तु के बारे में जान लेते हैं बेटा, इसको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है बेटा, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। और इनकी जो प्रसिद्ध पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स थी, और जीव विज्ञान भी इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, बायोलॉजी। तो ये अरस्तु है बेटा, ठीक है। तो इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। और ध्यान रखना अर्थशास्त्र पुस्तक है वो किसने लिखी है, चाणक्य ने लिखी है, या कौटिल्य भी इनको कहते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए देखो उम्र चाहिए बेटा 35 वर्ष, और ध्यान रखना किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। ध्यान रखना उम्र कितनी चाहिए, 35 वर्ष, कोई भी लाभ के पद पर नहीं हो, पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, ये सारी कंडीशन भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए होती हैं। लेकिन यहां पे पूछा जाए बेटा, कई बार देखो एक पेपर में क्वेश्चन था, उसमें कई बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, देखो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु चाहिए आपकी 30 वर्ष, और ध्यान रखना लोकसभा के लिए चाहिए कितनी आयु, 25 वर्ष। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा, इतनी जल्दी आप कंफ्यूज मत हुआ करो। लोकसभा के लिए आयु चाहिए कितनी, 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए आयु कितनी चाहिए, 30 वर्ष। किस कानून को तोड़ने के लिए गांधी ने 1930 में दांडी मार्च किया था। देखो बेटा धर्म कानून, उपभोक्ता कानून, भू राजस्व कानून, नमक कानून। देखो बेटा अंग्रेज क्या है, एक नमक कानून लेकर आए थे, और नमक कानून में क्या था ऐसा जिसकी वजह से इनको ये तोड़ना पड़ा। देखो इसमें क्या था, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था, ध्यान रखना,
भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था, अधिकार नहीं था। ध्यान रखना, इन्होंने एक नमक कानून बनाया था, तो इसमें क्या था बेटा, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो भारतीयों को नमक देते थे ब्रिटेन से लाके और यहीं पे नमक उनको बेचते थे, और वो उस पर बहुत सारे टैक्स लगा देते थे, इसलिए वो नमक क्या है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता था, बहुत ज्यादा महंगा हो जाता था। इसलिए महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने का निश्चय किया, और उन्होंने दांडी यात्रा की, जो प्रसिद्ध है, वो लगभग 244 या देख लेना 250 किलोमीटर के आसपास है। उन्होंने जो दांडी यात्रा की थी, और उसके बाद उन्होंने समुद्र से एक मुट्ठी नमक निकालकर उस कानून को तोड़ा था। तो ये नमक कानून को तोड़ने के लिए ध्यान रखना 1930 में दांडी यात्रा की। कई बार यहां पे बेटा एक क्वेश्चन और आता है कि निम्न में से कौन सा रसायन आजादी की लड़ाई में काम में लिया गया, तो कौन सा रसायन, ऑप्शन दे देता है NaCl, H2SO4, इस तरह के। तो ध्यान रखना, नमक है और नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। तो ऐसे भी कई बार क्वेश्चन दे देता है अटकाने के लिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कथन किसका था, यह कथन किसका था। देखो, जिसको बेटा ये कथन नहीं पता हो वो फिर अपनी जिंदगी में क्या करेगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का था, जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, जो आजाद हिंद फौज पे थे, और इन्होंने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सरिस्का अभयारण्य कहां है, देखो सरिस्का, यह आपका बाघ के लिए फेमस है बेटा, टाइगर के लिए, और ये अलवर में है, जहां से बेटा आपकी क्लास चल रही है, अलवर में है, और कहां पे, राजस्थान में। तो अलवर में है और कहां पे है ये, राजस्थान में। ध्यान रखना, गुजरात में बेटा गिर है, गिर राष्ट्रीय अभयारण्य, और गिर राष्ट्रीय अभयारण्य किसके लिए है, बबर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, भारतीय शेर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और जो सरिस्का है वो किसके लिए, बाघ के लिए। रणथंभौर भी है बेटा बाघ के लिए। अब आओ बेटा, मानवाधिकार कब मनाया जाता है, तो देखो पहला ऑप्शन दिया है इसमें 4 जुलाई। देखो 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है, ध्यान रखना, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। 4 जुलाई को क्वेश्चन आ भी जाता है कई बार कि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन इस दिन शुरू किया, और भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है इसको। बात करें बेटा 21 अक्टूबर, अब देखो एक ऑप्शन ये भी है, इनमें से कोई नहीं, तो ध्यान रखना 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पुलिस दिवस मनाया जाता है, क्योंकि बेटा इसी दिन 1959 को, ठीक है, चीन से लड़ते हुए लगभग 10 या 11 पुलिस वाले थे जो शहीद हो गए थे बेटा। तो राष्ट्रीय पुलिस दिवस, तो अब इनमें से कोई नहीं, ये इसका राइट आंसर है। और वैसे बात करें मानवाधिकार दिवस की, तो ध्यान रखना ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहां पर देखिए बेटा, आपके ये जो जीके का पार्ट है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आते हैं आपका जनरल साइंस की तरफ, भाग 2 सामान्य विज्ञान। लीवर का मुख्य कार्य क्या होता है, देखो बेटा बात करें हम लीवर की, लीवर के बारे में बताया मैंने, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि भी है लीवर, सबसे बड़ा अंग भी है, ध्यान रखना बेटा शरीर का, तो वो सबसे बड़ा अंग वो कौन सा है, लीवर का है। तो लीवर क्या करता है बेटा, एक तो पाचन के लिए आवश्यक जैव रसायन, पाचन के लिए आवश्यक जैव रसायन प्रोवाइड करवाता है, और प्रोटीन संश्लेषण में भी काम करता है। तो इसमें क्या आ गया बेटा, पाचन क्रिया के काम में आता है लीवर, ध्यान रखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, पाचन क्रिया हो जाएगा बेटा। इसके बाद चलते हैं आगे, कैलोरी निम्न में से किसका मात्रक है, देखो शक्ति, शक्ति का मात्रक बेटा वाट होता है, या आपका जूल सेकंड भी होता है, ध्यान रखना जूल सेकंड भी होता है, वाट बोल दें या जूल सेकंड बोल दें। वोल्ट आपका बेटा विभवांतर या विद्युत विभव का होता है, बल का ध्यान रखना बेटा न्यूटन होता है, और ऊष्मा, देखो कैलोरी, ऊष्मा और ऊर्जा ध्यान रखना एक ही चीज है, ठीक है, ध्यान रखना जो तापीय फॉर्म में आती है तो ये ऊष्मा हो जाती है, ऊष्मा ऊर्जा एक ही है। इसका मात्रक आपका बेटा जूल भी होता है और कैलोरी भी होता है, ध्यान रखना कैलोरी। तो कैलोरी किसका मात्रक हो जाएगा, ध्यान रखना ऊष्मा का मात्रक हो जाएगा।
ताप का सर्वाधिक, देखो बेटा ताप के सर्वाधिक जो सुचालक हैं वो ध्यान रखना बेटा सिल्वर और कॉपर है, ध्यान रखना, चांदी है। वैसे चांदी और चांदी है, चांदी के बाद क्या है बेटा तांबा है। तो ताप का जो सर्वाधिक है, ताप का और विद्युत का जो सर्वाधिक सुचालक है वो क्या है बेटा सिल्वर है या चांदी है। भूकंप मापने का यंत्र, देखो बेटा एक होता है हाइग्रोमीटर और एक होता है हाइड्रोमीटर। देखो दो होते हैं, ध्यान रखना बेटा, एक तो हाइग्रोमीटर दे रखा है जो ऑप्शन में है और एक होता है बेटा, देखो हाइग्रोमीटर आता है एक तरीके से मैं कहूं आर्द्रता मापने के लिए, और एक होता है बेटा हाइड्रोमीटर, इसी में बता देता हूं हाइड्रोमीटर, उससे आपका द्रव घनत्व मापी है, द्रव घनत्व मापी होता है बेटा। देखो ध्यान रखना, हाइड्रोमीटर से द्रव घनत्व मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। लैक्टोमीटर से क्या होता है बेटा आपकी दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है लैक्टोमीटर से। अब देखो बेटा ये रिएक्टर है, ध्यान रखना, एक तो होता है रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, रिएक्टर स्केल है उससे आपकी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। बात करें सीस्मोग्राफ से, तो देखो बेटा सीस्मोग्राफ क्या करता है, देखो सीस्मोग्राफ से एक तो भूकंप की तीव्रता, तीव्रता ये भी मापी जाती है। इसके बाद बेटा ऊर्जा, कितनी ऊर्जा निकली है, भूकंप का केंद्र क्या होगा, और जो भूकंप है, भूकंपीय तरंगें कितने समय उत्सर्जित हुई हैं। तो ये जो सारी जानकारी है वो सीस्मोग्राफ से मापी जाती है, ध्यान रखना। और भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसे हम सीस्मोलॉजी बोलते हैं। सीस्मोलॉजी किसको बोलते हैं, जिसमें क्या करते हैं बेटा भूकंप का अध्ययन करते हैं। तो ध्यान रखना जहां रिएक्टर स्केल और सीस्मोग्राफ दोनों आ जाए वहां राइट आंसर क्या होगा सीस्मोग्राफ होगा, ध्यान रखना। देखो रिएक्टर से तो क्या है केवल भूकंप की तीव्रता का पता लगाया जाता है, लेकिन सीस्मोग्राफ से आपकी भूकंप की तीव्रता कितनी है, ठीक है, भूकंप में कितनी ऊर्जा निकली है, भूकंप का केंद्र कहां है, कौन कौन सी जगह इसने इफेक्ट किए हैं, भूकंप कितने समय तक रहा है, तीव्रता कितनी है कितनी नहीं है, ये सारी जानकारी है वो सीस्मोग्राफ से मिलती है। और जो भूकंप का अध्ययन किया जाता है बेटा उसको क्या कहा जाता है, विज्ञान की शाखा को सीस्मोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद चलिए आगे, दूर की वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखो हमें दूर की वस्तु देखनी है, टेलीविजन बिल्कुल भी नहीं है बेटा, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी से क्या है कि जो आपकी चीजें होती हैं छोटी बेटा बहुत छोटी, उनको देखने के काम में आती है दूरबीन, बिल्कुल दूर की चीज को देखने के लिए काम में क्या आता है बेटा दूरबीन आता है। पानी का घनत्व सबसे अधिक कौन से तापमान पर होता है, देखो पानी का घनत्व सबसे अधिक ध्यान रखना बेटा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जीरो नहीं कर देना है हमें यहाँ पे। तो पानी का घनत्व बात करें सबसे अधिक कहां पर होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और पानी का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब -4 क्या, -40 क्या है, ध्यान रखना इस पर आपका बेटा डिग्री और फारेनहाइट, मैं कहूं बेटा डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों कैसे होते हैं बराबर होते हैं, वो किस पे होते हैं -40 पे। बल का एमकेएफ पद्धति में मात्रक है, देखो बेटा बल क्या होता है, F इजुकल टू एम ए, एम का यूनिट किलोग्राम, ए का मतलब मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये बेटा आपकी बल की एमकेएफ पद्धति आ गई, इसको हम न्यूटन में भी ले लेते हैं। तो डाइन देखो बेटा इसकी सीजीएस पद्धति है, ठीक है, वाट शक्ति का मात्रक है, वाट किसका मात्रक है बेटा शक्ति का मात्रक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा न्यूटन होगा, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो भी है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, देखो डी की कमी से होता है रिकेट, स्कर्वी सी की कमी से, बेरी बी की कमी से, रतौंधी ई की कमी ए की कमी से, और ई की कमी से होता है बेटा आपका नपुंसकता। तो इसका जो राइट आंसर है सी की कमी से कौन सा हो रहा है स्कर्वी। देखो हम देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, विटामिन की कमी से होने वाले रोग पूछे जा रहे हैं अमूमन एग्जाम में, तो ध्यान रखना ये हमें याद रखने हैं। वायु में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है, देखो बेटा नाइट्रोजन होती है 78.5%, यह आपकी ऑक्सीजन होती है, यह आपकी ध्यान रखना बेटा CO2 होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से 78% हो जाएगा बेटा। इसके बाद चलिए आगे, कोश का विभाजन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से होता है, युग्मन, माइटोसिस,
हेट्रोसिस है, देखो हेट्रोसिस का मतलब तो पसीना होता है, माइटोसिस इसी को हम कोश का विभाजन बोलते हैं बेटा, तो कोश का विभाजन माइटोसिस प्रक्रिया में होता है, ध्यान रखना। लोहे का अयस्क है, देखो बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है, ध्यान रखना बेटा, बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, ध्यान रखना। डोलेमाइट है, डोलेमाइट आपका बेटा मैग्नीशियम का अयस्क है, Mg। हेमेटाइट आपका लोहे का अयस्क है, ध्यान रखना, ये आपका किसका है, लोहे का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेमेटाइट। क्यूप्राइट शायद देख लेना कॉपर का है। गोली दागने के बाद पीछे की ओर धक्का मारना किस कारण होता है, देखो बेटा न्यूटन की गति के 3 नियम है, पहला है जड़त्व का नियम, बताया था आपको जड़त्व का नियम, दूसरा है संवेग संरक्षण का नियम, और तीसरा नियम है वो आपका है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये न्यूटन की गति का ध्यान रखना कौन सा नियम है बेटा, तीसरा नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम नहीं है ये। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। प्लेग की बीमारी किससे फैलती है, देखो बेटा प्लेग की बीमारी किससे फैलती है, देखो मच्छर की बात करें तो मच्छर से बेटा प्लेग की बीमारी नहीं फैलती है, मलेरिया, डेंगू, ठीक है, ये चिकनगुनिया, ये आपके मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं। कुत्ते से आपका बेटा मेन जो फैलता है वो रेबीज होता है, या हाइड्रोफाबिया भी बोलते हैं। चूहों से क्या फैलता है बेटा, प्लेग फैलता है, ध्यान रखना। एल्कोहल का हिमांक, देखो बेटा वैसे बात करें एल्कोहल का हिमांक -114 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये दे नहीं रखा है, आप ऑप्शन में देख लो क्या है बेटा, यदि ऑप्शन में इस तरीके का आ जाए तो ये देख लो -114 के नजदीक कौन सा है, -125 है, तो एल्कोहल का हिमांक है -125 कर देना ऑप्शन के हिसाब से, वैसे -114 डिग्री सेल्सियस होता है। कार्य की इकाई है, देखो ओम, ओम बेटा प्रतिरोध की है, वॉट ये आपकी बेटा शक्ति की है, और जूल ये आपकी कार्य और ऊर्जा की है, ध्यान रखना। एक और बताई थी मैंने, कैलोरी भी आ जाती है इसमें यदि वैसे लेते हैं तो यहां पर आपका देखो बेटा ये जनरल साइंस के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसके बाद आते हैं हम कहां पे, मैथमेटिक्स पे। अब देखो बेटा मैथमेटिक्स सबसे पहले आओ, एक खिलौनों, जब खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई और खिलौनों की संख्या 15% कम हो गई, देखो संख्या का मतलब है बेटा खिलौनों की बिक्री में 15% की कम हो गई, तो दुकानदार की कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो मान लेते हैं बेटा पहले हम 100 रुपए के खिलौने बेचते थे, कितने रुपए के खिलौने बेचते थे, 100 के। अब बेटा 20% की वृद्धि हो गई, तो जो खिलौने पहले 100 में आते थे वो अब 120 में आएंगे, क्योंकि 20% बढ़ा देना है, कितने में आएंगे, 120 में। अब आगे कमी कर देनी है बेटा 15% की, तो 15% की कमी की, तो अब 120 का 15% निकालो, तो ये 5 बार, ये 6 बार, 3 बार, 6 तिया 18 आ गया, 120 में से 18 घटा दो तो कितना रह गया बेटा, 102। तो पहले 100 रुपए के खिलौने बिकते थे, अब 102 के बिकते हैं, तो कितने प्रतिशत लाभ हो गया बेटा, 2% का लाभ हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2% का लाभ। इसका वर्गमूल होगा, देखो बेटा 81 का वर्गमूल क्या होता है, 81 का वर्गमूल 9, कितने अंक के बाद है जी, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, पॉइंट ध्यान रखना 2 पर 1 लगता है, पॉइंट 2 पर 1 लगता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी। किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 26/5 है, तो संख्या क्या होगी, देखो बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आंख बंद करके 5 आंसर कर दो, जो नीचे आएगी संख्या वही इसका राइट आंसर होगी, नहीं तो वैसे करके देखते हैं। एक संख्या मान ली हमने x है और उसका अपोजिट 1/x है और इनका योगफल है 26/5। अब देखो x कॉमन आ गया, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 26/5। अब देख लो एक बार, x का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 26। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, राइट आंसर 5 आ जाएगा। ध्यान रखना कोई भी संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो योगफल है वो कितना आ रहा है, 26/5 है। तो ध्यान रखना यहां जो नीचे संख्या आएगी डायरेक्ट आप उसी पर टिक लगा दो, क्योंकि सॉल्व करोगे तब भी आंसर आपका यही निकल के आएगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। 15 बेटा देखो ये डिग्री नहीं है, इसको सही कर लेना, 15 की पावर 0 है, ये 15 की पावर 0 है, इसका मान क्या होगा, a की पावर 0 बराबर होता है 1। देखो सीधा सा है, किसी भी संख्या की घात 0 लेते हैं, यदि किसी भी संख्या की घात 0 लेते हैं तो उसका मान हमेशा ध्यान रखना क्या होता है, 1 होता है। तो 15 की घात 0 का मान, 15 की घात 0 का मान क्या होगा बेटा,
15 हो जाएगा। 15 घात 0 का मान सॉरी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 नहीं 1 होगा बेटा, 1। ठीक है, किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। इसके मूल होंगे, देखो बेटा मूलों की प्रकृति मैंने बताया है, यदि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे बेटा, मूल वास्तविक होंगे। और यदि पूर्ण वर्ग है तो परिमेय, और पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय। b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 है तो आपके मूल काल्पनिक होंगे। और यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 है तो मूल आपके बराबर होंगे। मूल कैसे होंगे, आपके बराबर होंगे। तो यहां बेटा a का मान कितना है 3, b का मान 7 और c का मान कितना है 5। c का मान कितना है 5। तो बेटा b² माइनस 4ac निकालो, तो b² माइनस 4ac निकालेंगे तो b का मान 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है बेटा 3 और b का मान c का मान a का मान 3 कर दो और c का मान कितना है बेटा 5। तो 49 माइनस 4 3 12 पंजे 60, कितना आ गया -11। अब ये -11 आ गया तो इसका मतलब मूल कैसे होंगे बेटा, इसके बताओ, काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। बराबर, परिमेय, अपरिमेय। एक बार दोबारा मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं क्वेश्चन को। a का मान 3 आ गया, b का मान 7 आ गया, c का मान 5 आ गया। तो 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, a 3, c का मान 5, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, यहां पर बेटा काल्पनिक लिख लेना आप। क्या लिख लेना, काल्पनिक। तो इसके मूल हैं वो कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। ध्यान रखना b² माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा है तो मूल कैसे हो जाएंगे, बताओ बेटा। यदि 0 से बड़ा है तो मूल आपके वास्तविक है, यदि 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक है, 0 के बराबर है तो मूल बराबर है। यदि देखो वास्तविक में यदि ये पूर्ण वर्ग संख्या आती है तो मूल परिमेय होंगे, और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आती है तो ध्यान रखना बेटा मूल कैसे होंगे, आपके अपरिमेय होंगे। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। किसी त्रिभुज के दो कोण 35 और 75 है, तो तीसरा कोण है। देखो बेटा त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180। तीनों कोणों का योगफल होता है बेटा कितना, 180। तो तीसरा कोण ज्ञात करना है हमें। तीसरा कोण ज्ञात करना है 180 माइनस, पहला 35 है, दूसरा 75 है। तो 180 माइनस 35 और 75 कितने हो गए बेटा, 120 हो गए। ये कितना आ गया, सॉरी 35 और 75, 5 और 5 10, 110 हो गए। और ये घटाने पे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। जल्दबाजी मत करना, क्योंकि यहां पर यदि मैं 120 कर देता तो ऑप्शन में 60 भी दिया गया है। तो जल्दबाजी नहीं करनी हमें। कितना आ जाएगा बेटा, 70 आ जाएगा। घनमूल, देखो बेटा 92 61 का घनमूल। देखो घनमूल की ट्रिक मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है क्लासरूम में। यदि यहाँ अंतिम अंक 1 है, 1 है तो घनमूल में देखो 1 कहां पे आता है, 1 पे 3 अंक उड़ा देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बेस कितना है 3। 9 से ठीक छोटी घन संख्या क्या है बेटा, 8। और 8 किसका है, 2 का है। तो ये कितने का हो जाएगा बेटा, 21 का हो जाएगा। ध्यान रखना कितने का हो जाएगा, 21 का हो जाएगा। दोबारा देख लो, अंतिम अंक 1 है तो 1 का, इसके बाद 3 अंक उड़ा दो। 9 से ठीक छोटी घन संख्या 8 है, 8 कितने का है, 2 का है। एबीसी ने क्रमशः 7,000, 9,000, 11,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में 8100 रुपए का लाभ हुआ। तो बी का हिस्सा, ए बी और सी ने कितना लगाया, 7,000, 9,000, 11,000। तो देखो बेटा 30 से 30 30, तो 7:9:11, यही इनके किसका अनुपात होगा, लाभ का अनुपात होगा। क्योंकि ध्यान रखना बेटा लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। पूंजी आपकी देखो 7,000, 9,000, 11,000 है, लेकिन समय बराबर है। तो आप गुणा 1 का करो या मत करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूंजी के अनुपात में ही लाभ मिलेगा। अब बी का हिस्सा पूछा है, वैल्यू सिस्टम लगा दो बेटा। उसका कुल लाभ कितना है, 8,100। कितना है कुल लाभ, 8,100। यहां पे कुल लाभ देखो 9 और 7 16, 16 और 11 कितना हो गया बेटा, 27। गुणा में बी का पूछा है तो बी का कितना है 9, 9 तिया 27 और 3 से कितनी बार कट गया, ये 2700 बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 2700 रुपए आ जाएगा। बेटा ध्यान रखना किसका हिस्सा आ जाएगा, ये बी का हिस्सा आ जाएगा। ए का पूछे तो गुणा 7 का कर दो, सी का पूछे तो गुणा 11 का कर दो। इसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 39। इनमें से कौन सा सही है। देखो बेटा ये एक फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू
और देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसको मैं आपको बता देता हूं बेटा, ए क्यू प्लस बी क्यू, ध्यान रखना एक फॉर्मूला होता है, ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक तो ये देख लो, तो ये कहीं नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पे ये दे रखा है नहीं है, चलो छोड़ते हैं। एक फॉर्मूला और है वो भी देख लेते हैं बेटा, वो फॉर्मूला है ए प्लस बी का क्यूब होता है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, 3ab और ए प्लस बी। तो यहां से बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला और निकलता है, तो ये हो जाता है ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी, क्योंकि उसको इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहां पे बेटा मेरे हिसाब से थोड़ी सी चिन्ह की मिस्टेक कर दी है, तो यहां ये कर लेना, पहले में प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस 3ab ए प्लस बी कर देंगे। देखो इस तरीके से या माइनस का चिन्ह कर देंगे, उसके बाद ये सही हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, ध्यान रखना ये दो फॉर्मूले बनते हैं, ऐसे माइनस का फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, इसको ठीक कर लेने, प्लस की जगह क्या कर लेंगे हम, माइनस कर लेंगे। तो कौन सा ठीक हो जाएगा, पहले वाला ठीक हो जाएगा। पंचमुखी, पंचमुखी के बाहरी कोणों का, पंचमुखी इसको बेटा पंचभुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पंचभुज, जो कि ऐसे बनता है, देखो बेटा ऐसे, ये आपका पंचभुज है। अब ध्यान रखना, मैं कहूं बेटा आंतरिक कोणों का योग, बहुभुज की बात करूं मैं कि आंतरिक कोण, आंतरिक कोण मतलब भीतर वाले कोण, आंतरिक कोणों का योग होता है n-2 गुणा में 180। बाहरी कोणों की बात करूं तो बाहरी कोणों का योगफल होता है 360। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, कुछ भी हो, सबके बाहरी कोणों का योगफल कितना होता है बेटा, 360 होता है। तो बाहरी कोणों का योगफल पूछा है, तो बाहरी कोणों का योगफल कितना है, 360। यदि ये पूछता आंतरिक कोणों का योगफल कितना है, तो बेटा n की जगह 5 रख देते, 5 - 2 3 गुणा 180, 18 × 54, 540 आ जाता है। जल्दबाजी नहीं करनी है, 540 पे टिक नहीं मार देना है, ध्यान रखना। आंतरिक कोणों का योगफल n-2 गुणा 180 होता है, बाहरी कोणों का योगफल कोई भी आकृति हो 360 होता है। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7 और 22/154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपका 154 सेंटीमीटर नहीं आएगा बेटा, इसको सही कर लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरीके की होती है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपए है, इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ रुपए 2448 में बेचा जाना है। यदि पहला बट्टा 10% है तो दूसरा बट्टा होगा। देखो बेटा एक बार, अंकित मूल्य 3200, पहला बट्टा कितना है बेटा, इनमें से विक्रय मूल्य क्या है, एक बार मैं देख लूं बेटा, विक्रय मूल्य क्या है 2448। तो मैं पहला बट्टा दे रहा हूं बेटा, पहला बट्टा 10% का है, तो 10% 3200 का कितना आ गया, 320। तो 320 3200 माइनस क्या कर देना है बेटा, 320, 0 8 और यहां बेटा 31 में से 3 गए तो 2880। अब 2880 में छूट दी है तो मूल्य आपका ये आ जाता है। तो मैं दूसरी छूट याद कर रहा हूं बेटा, दूसरी छूट याद कर रहा हूं। तो देखो 2880 में से ये आप क्या कर दीजिए बेटा, घटा दिए, 10 में से 8 गए तो कितना बचा बेटा, 2 बचा। ध्यान रखना यहां 8 है, 8 में से 4 नहीं, 7 में से 4 गए तो कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। 8 में से 4 गए तो 4, तो कितना आ गया बेटा 432। अब ये 432 आ गया बेटा, ध्यान रखना 432 रुपए की छूट दी है। अब 432 रुपए की छूट दी है दूसरी, अब ये दी कितने पे बेटा, एक बात बताओ, 2880 पे, 2880 पे प्रतिशत ज्ञात करना है, तो गुणा में क्या आ जाएगा 100। अब बेटा हमें इसको काटना पड़ेगा, देखो काटने पर क्या आएगा, 0 से काट दो बेटा 0, 2 से काटा 144 और 2 से काटा 5 बार, 144 से काटेंगे तो मेरे हिसाब से बेटा, चलो इसको पहले 4 से काट दो, 4 × 12, 4 × 6 24, 4 एकम 4 0 8 और 36 से 3 बार कट गया, 5 × 3 कितना आ गया बेटा 15%। ध्यान रखना अंकित मूल्य 3200 रुपए
और 2 बट्टों के बाद इसको 2448 रुपए में बेचा है, पहला बट्टा 10% है, तो बेटा देखो 3200 का 10% 320 आ जाएगा, तो पहला बट्टा देने के बाद 320 घटा देंगे, 3200 में से 320 घटाया 2880 आ गया। अब जो दूसरा बट्टा दिया है 2880 पे दिया है, कितने का दिया है 2880 में से ये हम घटा देंगे, और ये घटाने के बाद हमारे पास बट्टा आया 432 का, ये कितने पे दिया है 2880 पे दिया है, हमें दूसरा बट्टा प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो गुणा 100 का हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 15% आ जाएगा। कितने प्रतिशत 15%। किसी समीकरण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 में, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो बेटा समीकरण नहीं है ये समकोण त्रिभुज है, इसको ठीक कर लेना, समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 में, तो मान लेते हैं बेटा 5x और 12x है, और ये कौन सी है बेटा ध्यान रखना, ये समकोण बनाने वाली भुजाएं, यानी कि आप ऐसे समझो कि आधार और लंब का अनुपात दिया, ये आधार मान लो एक और ये क्या मान लो लंब। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई होता है या लंब होता है। अब 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 12x गुणा 5x बराबर कितना आ गया बेटा 270 है। 2 से काट देंगे, कितनी बार कट गया 6 बार, 5 छिंगी 30x² बराबर 270, तो ध्यान रखना x² बराबर 9 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया, तो ये 5 गुणा 3 ये आ गया 15, और ये आ गया बेटा 12 गुणा 3 कितना आ गया 36 आ गया, 12 गुणा 3 कितना आ गया 36 आ गया। अब आपसे पूछा है कर्ण की लंबाई क्या है, तो बेटा कर्ण क्या होता है बताओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो एक बेटा 15 का स्क्वायर कर दो, और दूसरा कितने का स्क्वायर है बेटा 36 का स्क्वायर कर दो। देखो 15 का स्क्वायर, आप देखो 15 का स्क्वायर होगा बेटा 225, प्लस बात करें बेटा 36 का स्क्वायर, अब देखो 36 का स्क्वायर होगा, आप कर लो बेटा एक बार, 36 गुणा 36 करेंगे, 36 सिक्की 216 आ गया, हासिल 21, 36 दिया कितना आ गया बेटा 108 आ गया, और 108 में ये जोड़ूंगा तो ये 1296 आ जाएगा, क्योंकि 108 में हमें 21 जोड़ना है, तो 129 आ जाएगा, तो 1296। अब ये जोड़ो बेटा 6 और 5 11, 9 और 2 11, और एक 12 आ गया बेटा, और 2 और 2 4, और एक 5 आ गया 3521, और 3521 आपका ध्यान रखना 39 का वर्ग है, किसका वर्ग है ये 39 का वर्ग है, ध्यान रखना ये कर्ण का स्क्वायर आया है, तो ये इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा 39 आ जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन है, आप भुजाओं का अनुपात दिया है 5:12, तो ये 5x और क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, ये 5x और 12x हो जाएगा, तो बेटा आधार गुणा ऊंचाई इसका क्षेत्रफल है, तो 5x गुणा 12x बटा 2 बराबर 270, x का मान 3 आ गया, आधार और लंब का मान आ जाएगा, और पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम किसका मान ज्ञात कर देंगे कर्ण का मान ज्ञात कर देंगे। अगला क्वेश्चन, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है, और ये भी कितना है 1/3 है। देखो बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए कहीं पे, आप यदि वैसे करोगे तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, हम इसको डायरेक्ट वैल्यू लेके करेंगे बेटा, वैल्यू से सेटिस्फाई करवाना है, तो एबीसी के ऐसे मान सोचो अपनी तरफ से कि भाई ये 1 आ जाए, तो मैं 1/3 मान लू, क्योंकि 3 संख्या है, 1/3 मान लू, 1/3 मान लू, 1 आ जाएगा, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है भाई। एक बार इसको भी देखें, 1/3 तिया 9, ये 1/9, ये 1/9, तो ये 3/9 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 1/3। तो इसका मतलब एबीसी के मान 1/3, 1/3 और 1/3 लेते हैं, तो ये समीकरण को पूरी तरह से संतुष्ट करते हैं, तो यही इनके क्या हो जाएंगे बेटा मान हो जाएंगे, और इनका अनुपात क्या आ जाएगा 1:1:1, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा 1:1:1। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष में, देखो 2 वर्ष में कितनी हो गई बेटा 1460, 3 वर्ष में 1606। अब सीधा देखो 2 वर्ष के बाद जो हम पर ब्याज लगेगा वो 1460 पर लगेगा, यानी कि ये आपका मूलधन हो गया और ये आपका मिश्रधन हो गया। इस जब ये मिश्रधन है तो ये मूलधन, तो आप बेटा ब्याज देखो कितना लगा, ब्याज की दर ज्ञात करते हैं डायरेक्ट, ब्याज देखो ये घटाओ 6, देखो इसमें से मैं घटा रहा हूं डायरेक्ट, 1606 में से मैं 1460 घटा रहा हूं, तो देखो इधर 6 में से 0 गया तो 6, अब 0 में से 6 गया तो बेटा कितना बचा 4, आगे 140 बट्टा में कितना आ गया 1460 गुणा में 100, तो 0 से 0, 140 से 140 कितना आ गया बेटा 10% आ गया, तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा इसका 10% आ जाएगा।
इसके बाद चलिए आगे। सूर्योदय के समय युवराज एक बगीचे में खड़ा हुआ है, मितुल जो उसकी ओर आ रही है उसकी परछाई, देखो मितुल की परछाई है, पहले बात करें हम सूर्योदय की, तो ध्यान रखना बेटा सूर्योदय इस तरीके से होगा, तो परछाई कहां होगी ये बताओ। परछाई आपकी कौन सी दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में होगी, कौन सी दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में। अब आगे बोला है बगीचे में खड़ा था, मितुल उसकी ओर आ रही है, उसकी परछाई युवराज के बाएं पड़ रही है, तो देखो युवराज इस तरह से खड़ा करूंगा तो इधर बायां हो जाएगा और इधर दायां हो जाएगा, और इधर खड़ा करूंगा तो इधर क्या हो जाएगा बेटा दायां, और इधर क्या बनेगा बायां। अब परछाई देख लो बाईं ओर पड़ रही है, तो परछाई तो इधर ही पड़ेगी और इधर युवराज की बाईं ओर है, यानी कि ये गलत है, इसका मतलब ये सही है। तो युवराज का मुख कौन सी दिशा में बेटा, उत्तर दिशा की ओर है, ध्यान रखना उत्तर दिशा की ओर है। जब ये उत्तर दिशा की ओर खड़ा होगा तो इसका जो बायां हाथ है वो पश्चिम दिशा की ओर होगा, और पश्चिम दिशा की ओर ही ध्यान रखना सूर्योदय के समय परछाई आएगी। यदि बात करें बेटा सूर्यास्त की, तो सूर्यास्त के समय जो परछाई है वो पूरब की ओर जाएगी। इसके बाद अगला, ए और बी बहन है, देखो बेटा ए और बी बहन है, तो ध्यान रखना इन सर्किल करना है। सी ए का भाई है बेटा, सी ए का भाई है, डी ई का भाई है, अभी डी और ई का कोई लिंक नहीं है, ई बी की बेटी है, ई बेटी है किसकी, बी की, और डी ई का भाई है, डी भाई है किसका, ई का, तो भाई है, तो बेटा इस तरीके से बंद करेंगे। तो डी की मौसी कौन है, बहन, माँ, माँ की बहन मौसी, तो इसकी मौसी कौन हो जाएगी, ए हो जाएगी। देखो ये डी है बेटा, ये डी की माँ हो गई और माँ की बहन क्या हो जाएगी, मौसी, और ये सी की बात करें तो सी क्या हो जाएंगे बेटा, नाना जी। बेमेल छाटी, जड़ तना पौधा फूल, देखो जड़ तना फूल ये सब पौधे का क्या होता है, भाग होता है। मकान किराया, देखो मकान किराया देता है, उसी तरह से पूंजी क्या देती है बेटा, ब्याज देती है, ध्यान रखना, तो इसका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। इसके बाद चलिए लास्ट क्वेश्चन। शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन से 2 दिन पूर्व आ गया हूं। तो देखो प्रोग्राम कब का था, शुक्रवार को पहुंच गया बेटा मैं, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 2 दिन पहले पहुंच गया, तो यानी कि जो प्रोग्राम है वो कब का है, रविवार का है। ध्यान रखना प्रोग्राम कब का है, रविवार का है, यहां से हमें इतना पता चल रहा है। यदि मैं आगामी बुधवार को जाता, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को जाता, तो बताओ कितने दिन की देरी से। देखो जब मैं शुक्रवार को जा रहा हूं तो बेटा 2 दिन जल्दी जा रहा हूं, और यदि बुधवार को जाऊंगा तो देखो 1 2 3 दिन लेट जाऊंगा बेटा, तो कितने दिन बाद हो गए, 3 दिन बाद हो जाएगा बेटा इसका आंसर। तो यहां पर आपका ये पेपर समाप्त हो जाता है।